नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ नए वीडियो को, नई बातचीत को लेकर। दोस्तों, हम महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल से बोल रहे हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी इन दिनों बहुत परेशान है। जब से ये जैन जी का आंदोलन शुरू हुआ है, उनकी जो राजनीति करने का जो एक औजार था, वो भोतरा हो गया है। और वो था सांप्रदायिकता का औजार, जिससे वो सारे किसी भी मामले को उसमें फिट कर देते थे और वो चल जाता था। और अब जब से ये जन जी का आंदोलन शुरू हुआ है, तब से वो सांप्रदायिकता का जो हथियार है भारतीय जनता पार्टी का, वो काम ही नहीं कर रहा। वो बदल गया। लोगों के दिमाग से वो सांप्रदायिकता का भूत घुसा हुआ था, वो निकल गया और असली मुद्दों पर आ गया। और मुद्दे क्या हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यही मुद्दे हैं। और इसी पे जैन जी वाले आंदोलन कर रहे हैं। और उन्होंने अपने कौशल से, तकनीक से, कौशल से अ, इन सारे प्लेटफॉर्म का, जो सोशल मीडिया पे कहा जाता है, एक्स का, व्हाट्सएप का और फेसबुक का, ये सारे जो भी प्लेटफॉर्म हैं, उन सब का बहुत अच्छी तरह से उपयोग करके उस सांप्रदायिकता के जो भूत इन्होंने खड़ा कर रखा था, उसको भगा दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई चारा नहीं है कि वो इसके अलावा किसी बात पर सोच सके। उनके पास दो ही मुद्दे हैं: राष्ट्रवाद, और वो भी नकली, और फिर दूसरा सांप्रदायिकता। और उन दोनों को जोड़ने के लिए उन्होंने इस बार एक नई चाल चली। संसद में अ, वंदे मातरम का जो है लेके आए। और उस गीत को, मतलब वो राष्ट्रीय गीत है, 1937 से वो गाया जा रहा है। कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया सबसे पहली बार। हालांकि वो दो स्टेंजे ही गाते हैं, लेकिन वो गाया गया। और ये कोई अपनी इच्छा से नहीं किया उन्होंने। ये एक बड़ी कमेटी बनी थी, उसमें सुभाष चंद्र बोस और राजेंद्र प्रसाद और टैगोर साहब भी थे, और नेहरू जी थे। इन सब ने मिलके, सुभाष बोस ने, इन सब ने मिलकर के ये तय किया कि इसके दो स्टेंजे ही गाए जाएं। अब अब भारतीय जनता पार्टी उसको टूल बना करके, उसको हथियार बना करके फिर से एक बार अपनी चाल चल रही है। और उसको राष्ट्रवाद और सांप्रदायिकता के ऊपर सारी राजनीति को लाना चाहती है। और इसीलिए अभी उन्होंने बिल भी पास करवाया कि पूरा गाएंगे। और फिर अ, अभी सोनिया गांधी और खड़गे, उनके अधिवेशन में ये गाया जा रहा था, तो दो ही स्टेंजे गाए। इसको बड़ा इशू बना रहे हैं। और अ, शाह साहब शाह साहब ने इसको बड़ा इशू बनाया और कहा कि इसके लिए दंड मिलेगा, दंड भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात है। जब आपने ये कानून बना दिया तो जरूर भुगतना पड़ेगा। लेकिन इसके पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि ये स्थिति क्यों आई। और मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, जो जनसंघ से अवतरित हुई है भारतीय जनता पार्टी में, और जनसंघ जो है, और जनसंघ और भाजपा दोनों ही मिला भली, और दोनों जो है का मातृ संगठन जो है आरएसएस है। तो आरएसएस का 1925 में गठन हुआ। 100 साल हो गए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आरएसएस ने 1925 के बाद, देश आजाद होने के पहले तक, 1947 के पहले तक, कितनी बार इस गीत को गाया? अपनी शाखाओं में, अपने अधिवेशनों में, अपने रोजमर्रा के कामों में कितनी बार उनका उनकी राष्ट्रभक्ति तब क्यों नहीं जगती थी जब ये शाखा में गाया जाता? कहते हैं कि पहले राष्ट्र आरएसएस की शाखा में उनकी एक प्रार्थना है, वो गाई जाती थी। वो हिंदी और मराठी में गाई जाती थी। 1940 में एक का आदेश निकला आरएसएस की तरफ से
और उसको उन्होंने संस्कृत में गाना शुरू किया। ये वत्सले क्या, मेरे को तो याद भी नहीं रहता, खैर जो भी है, उनकी जो प्रार्थना है उसको संस्कृत में, लेकिन उस प्रार्थना को बदल करके उन्होंने राष्ट्रभक्ति के रूप में वंदे मातरम नहीं गाना शुरू किया। कभी नहीं गाया, 1950 तक नहीं गाया। 1950 की में जब वो संविधान में उसको स्थान मिला, तब उन्होंने एक आदेश जारी किया कि शाखाओं में इसका 26 जनवरी को इसका वाचन किया जाए, मतलब इसको गाया जाए। फिर मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि जब आपका संविधान बना आरएसएस का, उस आरएसएस के संविधान में वंदे मातरम गीत क्यों नहीं है? वो तो राष्ट्रभक्ति का गीत है और आप तो राष्ट्रभक्त हैं। फिर आरएसएस के संविधान में ये गीत क्यों नहीं आया? जबकि वो तो 1950 में ही बना था आरएसएस का संविधान, तो उसके पहले तो संविधान था नहीं। वो भी कोई उन्होंने अपनी इच्छा से नहीं बनाया। गांधी जी की हत्या के बाद वल्लभ भाई पटेल ने जब कहा कि भाई तुम बैन लगा दिया था, और उठाने की शर्त ये थी कि आप संविधान बनाओगे और मेंबरशिप करोगे, और ये बहुत सारी शर्तें थी उसमें, उस समय ये बनाया गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जब राष्ट्रभक्त लोग जो है संविधान के अंदर, उनके संविधान में नहीं है, उनके शाखा में नहीं गाया जाता है, फिर वो अब आज ये इसको टूल की तरह उपयोग कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी राष्ट्रीयता कितनी है और इसमें राजनीति कितनी है। तो मैं यही बात कहना चाहता था, और ये केवल एक ही बात नहीं है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं। जैसे राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान, मतलब दोनों का है ये मामला। तो बॉस, जनगण मन की आप कितनी वो करते हैं, पालना करते हैं जनगण मन में, और उसमें अ, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मास्को के अंदर जनगण मन हो रहा था और वो वहां से चलने लगे, वहां के एक अधिकारी ने उनको रोका। ये तो रिपोर्ट किया हुआ है, मतलब मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। और इसी तरह से अ, और भी कई जगह ऐसा हुआ है, जो कई, और अभी अभी किसी मंत्री का भी आया कि वो तिरंगा, मतलब वो जो राष्ट्रगान चल रहा था और वो वहां से चल दिए। तो ये मेरा कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अपने अंदर भी झांकना चाहिए कि हम कितना सम्मान दे रहे हैं। भले जनगण मन हो चाहे वंदे मातरम हो, दोनों ही भारत के लिए पूजनीय है, उनको सम्मानित करने की बात है। और कांग्रेस ने तो इसको अ, आधार बनाया था अपने आंदोलन का, वंदे वंदे मातरम को अपने अपने अधिवेशनों में गाया, इसको आधार बनाया अपने आंदोलन का। तो उसके ऊपर आप अब आज के दिन में आप सोनिया गांधी पे या कांग्रेस के ऊपर सिर्फ इसलिए आरोप लगा रहे हैं कि, और ये इस तरह का बिल पास करवा रहे हैं कि आपको जो है एक नई राजनीति का एक नया हथियार चाहिए और सांप्रदायिकता को जोड़ने वाला चाहिए, और इसलिए आप इस पूरे 6 ही छंद गाने की बात कर रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 99% आरएसएस और भाजपा के लोग पूरा गीत किसी को याद भी नहीं होगा, कोई गा भी नहीं सकता है बिना और जहां पे भी ये चलाया जाता है या गाया जाता है, वहां टेप लगाई जाती है। कोई मुंह से पूरा गीत नहीं गाते हैं, वहां एक टेप जो चलती है और वो गीत गाया जाता है। तो इस तरह से मतलब केवल उसको राजनीति करने का औजार बनाने की और अपने आप को राष्ट्रभक्त दिखाने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको 2-3 उदाहरण और भी देना चाहता हूं, क्योंकि राष्ट्रभक्ति केवल वंदे मातरम में या उसको सम्मान करने में या जनगण का सम्मान करने में नहीं है, तिरंगे को सम्मान करने की बात भी है, जो जो राष्ट्रभक्ति का एक प्रतीक है। 52 साल तक आरएसएस के नागपुर हेडक्वार्टर पर झंडा नहीं लगा, तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया, और जिसने फहराने की कोशिश की उसको जेल में भेजा।
तो ये भी रिपोर्ट है, केस चला है उसके खिलाफ। तो ये कैसा राष्ट्रवाद है, या ये कैसी राष्ट्रभक्ति है? मैं आपको इससे भी संगीन बात बताना चाहता हूं कि 21 जून 2015 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के ऊपर प्रधानमंत्री जी ने अपना जो गणवेश था, उसके ऊपर सफेद कपड़े थे शायद, और उसके ऊपर उन्होंने तिरंगे का दुपट्टा लगाया हुआ था। और उस योग दिवस के उसी समय चलते हुए ही उन्होंने उस दुपट्टे से अपना पसीना पोंछा। बाद में उसकी कंप्लेंट भी हुई, ये भी कहा गया कि भाई ये तिरंगा नहीं था, ये मतलब ये झंडा नहीं था, तिरंगा तो था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आखिर आपने ये जो तिरंगा स्कार्फ लगाया, इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य यही था ना कि आप राष्ट्रभक्ति दिखाना चाहते हैं कि देखो मैंने तिरंगा झंडा लगा रखा है। और अब आपने, भले ही आप कानून की नजर में अपराधी नहीं हो, भले ही आपने प्रोटोकॉल नहीं तोड़ा हो, लेकिन तिरंगे से आपने पसीना पहुंचा है, इसका मतलब जनमानस में तो आपकी यही छवि बनी कि आप तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। इसी तरह से लाल किले पर 15 अगस्त को झंडा फहराने गए नरेंद्र मोदी जी। मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी चीजें होती है जो, और वैसे तो ये अपराध है कि झंडा जमीन पे गिर जाए तो भी, और जबरदस्ती गिरा दो तो अपराध है। और मैं आपको सही बता रहा हूँ कि ये जो झंडा झंडा यात्रा और ये जो निकाली जाती है, उसके बाद कई कई झंडे, हजारों की संख्या में, मतलब सैकड़ों की संख्या में तो निश्चित रूप से कचरे के ढेर में मिलते हैं। तो ये आप अपमान नहीं कर रहे हो तो क्या कर रहे हो? इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो आपने ये तिरंगा झंडा जेब में जो आपने लगाया था, रुमाल, वो उल्टा लगाया था। आज भी देख सकते हैं, वो वीडियो है। ऊपर हरा है, नीचे केसरिया है, बीच में सफेद है। तो आप इतना अपमान कर रहे हैं झंडे का, और फिर आप जो है बातें कर रहे हैं वंदे वंदे मातरम की और राष्ट्रभक्ति की, और दूसरों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या है? आप अपने आप को, मतलब आप फिर कहेंगे कि नहीं नहीं, ये तो झंडा तिरंगा वो नहीं था, इसमें तो अशोक चक्र नहीं है, और ये तो जेब में रखा था रुमाल है। ये ठीक है, आपकी बात की, आपने कानूनी रूप से आप अपराधी नहीं है, लेकिन इस जेब में तिरंगा रखने का मतलब क्या है? आपका उद्देश्य क्या था? यही दिखाना ना कि मैंने तिरंगा अपने छाती पे लगा रखा है, और वो उल्टा रखा हुआ है, तो आप उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये भी आपको वंदे मातरम के अपमान के साथ साथ तिरंगे का अपमान, जनगण मन गीत का अपमान भी आपको देखना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि राष्ट्रध्वज का कानूनी अपराध सिद्ध नहीं करूंगा, राष्ट्रध्वज के प्रतीक को उल्टे क्रम में प्रदर्शित करने का गंभीर प्रोटोकॉल प्रतीकात्मक सवाल जरूर करता हूं। राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान का जो पैमाना कांग्रेस पर लगाया जा रहा है, क्या वही पैमाना प्रधानमंत्री और भाजपा के अन्य नेताओं पर भी लागू होता है? बड़ा सवाल यही है। इससे इसमें वंदे मातरम, जनगण मन और तिरंगे, तीनों तीनों पर यह नियम लागू होता है। अगर आपका उद्देश्य राष्ट्रीयता और देशभक्ति का प्रतीक प्रदर्शित करना था, तो फिर उसकी प्रतीक के प्रति व्यवहार में भी वही सम्मान दिखाई देना चाहिए। केवल यह कहना कि यह पूरा राष्ट्रीय ध्वज नहीं था, नैतिक प्रश्न का पूरा उत्तर नहीं होगा। 15 अगस्त को पॉकेट स्क्वायर वाले मामले में भी लागू होती है। ये बात, रिपोर्ट के अनुसार मोदी की जेब में 3 रंगों वाला कपड़े कपड़े थे, और उनकी दिखाई देने वाली व्यवस्था हरा सफेद केसरिया थी। कांग्रेस ने इसी को लेकर सवाल उठाया। दूसरे और समर्थकों ने भी कहा कि ये राष्ट्रीय ध्वज नहीं है, बल्कि तिरंगे प्रतीक पॉकेट स्क्वायर थे। कानून पूछता है क्या ये राष्ट्रीय ध्वज था? जनमानस पूछता है, जब आपने इसे तिरंगे का प्रतीक बनाकर अपना पहना, तब उसके प्रति आपकी श्रद्धा कितनी थी? और प्रश्न केवल नरेंद्र मोदी नहीं पर नहीं, हर प्रधानमंत्री और राजनीतिक दल का सम्मान समान रूप से लागू होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रभक्ति का अर्थ केवल तिरंगे रंग पहन लेना
या वंदे मातरम का नारा लगाना ही नहीं है। राष्ट्रभक्ति की असली परीक्षा यह भी है कि राष्ट्रीय प्रतीकों के राजनीतिक हथियार बनाने के बजाय उनके प्रति लगातार और समान सम्मान रखा जाए। तो दोस्तों, ये एक विरोधाभासी जो खेल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक राष्ट्रीय प्रतीक को सम्मान के बजाय उसको सम्मान देना अपनी अच्छी बात है, लेकिन उसको अगर राजनीतिक टूल बनाया जा रहा है, उसको राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है, उसके उसके नाम पर राजनीति की जा रही है, तो इसका बड़ा ऑब्जेक्शन है, इसका बड़ा विवाद है। इसलिए हम ये बात कहना चाहते हैं कि आप इसके साथ राजनीति, किसी भी राष्ट्रीय प्रतीक के साथ आप राजनीति नहीं करें। और राजनीति के और दूसरे कई मुद्दे हैं, उसके ऊपर आप करो ना, स्कूल पे करो, शिक्षा पे करो, रोजगार पे करो, विदेशी फंड पे करो, आपके पीएम केयर फंड पे करो। पीएम केयर फंड पे तो आप बोलते नहीं हो कोई, तो केवल यही मुद्दा क्यों उठाते हो बार बार आप? तो हम यह इस विवाद को, ये मतलब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भी भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ।